हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम। मेरा नाम वैशाली राय है और मैं आपका लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम की टीम है जो एमपीपीएससी व्यापम टीटीएस एग्जाम की तैयारी करवाती है। आगे जाने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम वैशाली राय है। मैंने बीबीए एंड बीपीएड किया है बीएसएस कॉलेज बगतुल्ला यूनिवर्सिटी से। मेरे पास 5 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने का, साथ ही एमपीपीएससी क्लैट एंड कैट के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैंने सीएससी मेंस दिया है 2016 एंड 17 में, एमपीपीएससी मेंस दिया 2017 एंड 18 में। आगे जाने से पहले मैं अनअकैडमी के बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको 30 प्लस कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करवा रहे हो, वो सब कोर्सेज हमारा अनअकैडमी अपने ऐप पे प्रोवाइड करवाता है। अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एंड्रॉइड फोन से या अपने स्मार्टफोन से आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा अपने फोन में। ईमेल आईडी से या अपने फोन नंबर से अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। फिर आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अपने कोर्स का और आप अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म को फुली एसेस कर सकते हैं। अब अन अकेडमी आपको क्या क्या देता है उसमें। अन अकेडमी आपको डेली लाइव क्लासेस देता है जो नॉर्मली हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जैसे हम वहाँ लाइव पढ़ते हैं ना, वहाँ टीचर के सामने, सेम चीजें आप अन अकेडमी में भी कर सकते हैं। अन अकेडमी आपको डेली लाइव क्लासेस और इंटरेक्टिव सेशन देता है जहाँ आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ चैट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ ही अन अकेडमी आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज भी प्रोवाइड करवाता है। जैसे हम नॉर्मल इंस्टीट्यूट में जाते हैं वीकली या मंथली बेसिस पे, हमारे पास टेस्ट होते हैं ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकें और अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी कर सकें। सेम चीज अन अकेडमी भी आपको प्रोवाइड करवाता है। साथ ही अन अकेडमी एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाता है ताकि आप अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। साथ ही साथ इंस्ट्रक्टर कोर्स भी प्रोवाइड करवाता है। हम जानते हैं कि अगर एमपीपीएससी यूपीएससी से एग्जाम है तो कोर्सेज तो बिल्कुल कहते हैं अंडर दी सन वाली सिचुएशन है हमारी, जो अंडर दी सन है सब हमारे सिलेबस में है। तो हमारे जो एजुकेटर्स है वो बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपके पास वो बहुत ही अच्छा कंटेंट ला सके, साथ साथ आप टू द पॉइंट पढ़ सके, स्मार्टली अपने ऊपर काम कर सके और एग्जाम को क्रैक कर सके। साथ ही साथ अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी देता है। मतलब आप लाइव क्लासेस तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्लासेस मिस हो गई है या आप थोड़ा डिले होकर ज्वाइन किया है तो वो सब चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन जाके अपने ऐप में, और बाद में उसे मल्टीपल टाइम देख भी सकते हैं। अनअकैडमी आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करवाता है अपने प्लेटफॉर्म पे। बस मैंने बताया ना, आपको सिर्फ एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और आप ये सब फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। हमारे अनअकैडमी आपको लाइव क्लासेस देता है, फ्री लाइव क्लासेस एज ए स्पेशल कोर्सेज ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। साथ ही यूट्यूब पे भी काफी सेशंस चलते हैं अनअकैडमी के। साथ ही हमारे कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं जो अपने ही आप में बहुत एक्सपीरियंस है और अपने अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल है उन्हें, और उनका अपना ही अपना अपना अलग स्टाइल है पढ़ाने का। कम्प्रिहेंसिव सिलेबस देते हैं कि आप बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ पाए हर एस्पेक्ट को अपने सिलेबस का, ताकि आप अपने एग्जाम की और अच्छे से तैयारी कर पाए। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आपको अन अकेडमी ज्वाइन करने के लिए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो मैं बताऊंगी सब्सक्रिप्शन जो हम दे रहे हैं। अन अकेडमी जो आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल रेट पे। जैसे हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम लाखों अमाउंट की फीस है, एटलीस्ट 90,000 से 1 लाख रुपीज फीस है एमपीपीएससी की साल भर की। वही सेम चीज अन अकेडमी आपको मात्र 7,000 में देता है। जी हाँ, मात्र 7,000 में। और अगर वहां आप मेरा ये कोड लगाएंगे वैशाली VAISHALI, तो वही चीज आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट पर 6,300 रुपए की पड़ी। आपने देखा, बहुत ज्यादा मीन जो अमाउंट हम इंस्टीट्यूट में लेते हैं उसका 10% से भी कम अमाउंट अन पे आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इससे भी ज्यादा किफायती पैक बताऊं तो वो है 24 मंथ का, क्योंकि जिसका अमाउंट है 8,400 रुपए। लेकिन आप अगर वहां मेरा कोड लगाएंगे वैशाली VAISHALI, तो वो चीज आपको मात्र मिलेगी 7,560 रुपए में, जिसका अगर हम देखें एवरेज तो 315 रुपए मंथ, जो कि बहुत ही कम होता है। हम कहीं भी जाते हैं प्रिपरेशन के लिए तो वहां हमें एक तो इंस्टीट्यूट की फीस होती है, फिर हमें रेंट पे घर लेते हैं या फ्लैट लेते हैं या हॉस्टल, वो फिर फूड का तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। बट अन अकेडमी ये सब चीज आपको घर बैठे बैठे देती है, सिर्फ आपके स्मार्टफोन में। आपके पास लैपटॉप है तो आप उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, वरना आप अपने स्मार्टफोन में क्लासेस ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, वो भी बहुत कम दाम में। ये तो था अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में गाइस। अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो मेरा सेशन है वो स्ट्रेटेजी पे है कि हमें कैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है एमपीपीएससी के लिए, ताकि हम कितने अच्छे से पढ़ सके। हमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, बट हम टू द पॉइंट अगर नहीं पढ़ते हैं तो वो जितना भी हमने मेहनत किया वो सब वेस्ट हो जाती है। अगर हमें एग्जाम में नहीं याद आया कि हमने क्या पढ़ा तो फिर उतनी पढ़ने का क्या ही मेहनत अगर हम उसे एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हमें नोट्स कैसे बनाना है ताकि हम उसे बार बार पढ़ सके, हमें वो याद हो सके,
हम कैसे क्या करें कि हमें जो हमारा टेंशन पावर है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, ताकि हम हिस्ट्री को और अच्छे से याद रख सकें। ये सब चीजें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ अपने इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन हिस्ट्री में क्या है, हम बेसिकली हमें इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंड बेसिकली ये जो मैंने बनाया है, ये हमने वैसे तो हिस्ट्री और भी पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन हमारे जो पेपर के लिए रिलेवेंट है वो यही है। तो जो एंशियंट हिस्ट्री है वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से पढ़नी है 10th सेंचुरी एडी तक। 10th सेंचुरी एडी में आपको याद होगा कि अरब कॉन्क्वेस्ट थोड़े से थोड़े स्टार्ट हो गए थे, वहां तक हम एंशियंट हिस्ट्री को मानते हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके वैदिक, महाजनपद, मगध और गुप्ता हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इसमें, कहाँ तक, अरब कॉन्क्वेस्ट तक। जैसे ही हम अरब कॉन्क्वेस्ट पे आते हैं तो वहां से हमारी मेडिवल हिस्ट्री चालू हो जाती है, कि जब तक यहाँ यूरोपियन का आगमन नहीं हुआ था इंडिया में, मतलब जब तक यूरोपियंस आए नहीं थे, वहां तक हम अपनी मेडिवल हिस्ट्रीज को मानते हैं। और जहां से मॉडर्न हिस्ट्री आती है वो होती है जैसे हमारे बैटल्स खत्म हुए और हमारा धीरे धीरे, मैंने बताया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो होते हैं, हमारे एक्ट्स आने लगे, मूवमेंट्स में थोड़ी सी तब्दीली आने लगी, या 1858 में जब रिवॉल्ट होने लगे, तो वो बहुत ज्यादा एडवांस फेज था हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का। बट उससे पहले जो चीजें 100 साल पहले जो चालू हो गई थी, वहां से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को हम काउंट करते हैं। तो इन 3 पार्ट में हमारे हिस्ट्री का पार्ट डिवाइड है। एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे, और जितना अच्छे से हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि कौन सी टॉपिक कितना रिलेवेंट है, हमें किसमें से कितना पढ़ना है, ताकि हम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए सक्षम बन सके। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला जो हिस्ट्री का लेसन था, जिसमें मैंने बताया था कि लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए हैं 2-3 साल में, साथ ही हमें उसे कैसे हैंडल करना है, हमें किस पार्ट में क्या क्या पढ़ना है, किस किस चीजों को ध्यान में रखना है, क्या क्या हमारे पॉइंटर्स होंगे, वो सब की मैंने ऑलरेडी एक सेशन डाला हुआ है यूट्यूब पे। आप लेट्स से कैंपे एग्जाम प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां मेरी क्लास सर्च हुई वैशाली राय नाम डाल डाल के, तो वहां आपको मेरी वो वाली क्लास मिल जाएगी, आप वो देखिए, वो इसी से रिलेटेड है। और पास्ट ईयर पेपर्स को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि हमें उसके आंसर्स के लिए कैसे तैयार होना है। चलिए इसका और आगे स्टार्ट करते हैं। ये तो था हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अब जो बात आती है वो आती है हमारी हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी, तो हमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही डिटेल में जाननी पड़ेगी। बेसिकली क्या होता है, इंडियन हिस्ट्री तो हमें जानना ही जानना है। हम जिस देश में रहते हैं उसके इतिहास के बारे में तो हमें पता ही होनी चाहिए। कि जो मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री है वो है, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरे स्टेट्स की हिस्ट्री इम्पोर्टेंट नहीं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि जो इस स्टेट में हम रह रहे हैं वहाँ की हिस्ट्री कैसे है, वो स्टेट कैसे बना, या वहाँ कौन कौन से रूलर्स थे, किन किन ने रूल्स थे, तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इसे भी 3 पार्ट में अगर डिवाइड किया जाए, तो पहली तो रीजनल हिस्ट्रीज आती है मध्य प्रदेश की। जैसे जो रीजन्स हैं, जैसे हमारे में आज भी निमाड़ी रीजन है, बुंदेलखंडी रीजन, बुंदेलखंड है, ऊपर से हमारा ग्वालियर का अलग आता है, साथ ही हमारा बुंदेलखंड एरियाज है, हमारा मालवा रीजन है। तो ये सब होता है रीजन हिस्ट्री में, कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हिस्ट्री है वो जानने के लिए। उसके बाद आता है हमारा डायनेस्टी। अब हमने रीजन तो देख लिया, लेकिन क्या होता है कई रीजन में एक के साथ दो दो रूलर्स होते हैं, तीन तीन रूलर्स होते हैं, या एक ही रूलर बहुत लंबे टाइम तक रूल करता है। तो इसलिए हमें छोटी छोटी डायनेस्टीज के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे मैंने तो सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पे कुछ पॉइंटर्स लिए, बाकी इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा है कि कैसे हमें डायनेस्टीज को पढ़ना है। जैसे गोंड डायनेस्टी हो गई, होलकर्स हो गए, सिंधियास हो गए, कल्चुरल डायनेस्टी हो गई, हमारी राजा भोज वाली जो है धार में, वो डायनेस्टी हो गई। तो बहुत सारी डायनेस्टीज हो गई हैं, इन्हें हमें पढ़ना है थोड़े डिटेल में, कि कब उनके वो कब एग्जिस्टेंस में आई, कि कौन सा रूलर बहुत पावरफुल था, किसने क्या किया है। और अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जागा है पिछले 4-5 साल से, कि कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। और फिर जब हम स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो कल्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सिलेबस के लिए। तो उसके साथ इन लोगों ने क्या बनवाया है, कैसे इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, वो चीज में हमें बहुत ही डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, ताकि हम अच्छे से आंसर दे पाए। साथ ही फिर आता है इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो इंडिया में जो चल रहा था उसका इन्फ्लुएंस तो मध्य प्रदेश में था ही था, लेकिन यहाँ भी कुछ इंडिविजुअल छोटी छोटी जगहों पे मूवमेंट हुए हैं, हमें वो भी अच्छे से देखना पड़ेगा कि वो क्यों हुए, क्या मोटिव था उनका, किस रीजन की वजह से वहाँ रिवॉल्ट हुआ है, लोगों को क्या प्रॉब्लम थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ क्या कर रही थी, ये सब जानना भी बहुत जरूरी है हमारी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री जानने के लिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में झंडा सत्याग्रह डाला है, आप इसके बारे में पढ़िए, और भी चीजें हैं। अगर आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उससे ज्यादा आप समझ पाएंगे कि हमारा जो एमपी का जो एग्जिस्टेंस है, मीन हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस है, वो कैसा था, क्या है, कैसे हमारे प्रेजेंट फॉर्म में एमपी आया, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और बीइंग अ सिटीजन ऑफ एमपी मीन हमारा मध्य प्रदेश हमारा राज्य जहाँ हम रह रहे हैं, वहां तो ये जानने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया है।
साथ ही मैं कुछ बुक्स डिस्कस करने चाहूंगी कि कम बुक्स में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। और आजकल मार्केट में बहुत बुक्स अवेलेबल है, तो मैं आपको कुछ लिमिटेड बुक बताऊंगी कि आप कम बुक्स में आप स्मार्टली पढ़िए, ताकि आप कम पढ़ने में आप जितना स्मार्ट वर्क करेंगे उतना ही अपना सिलेबस को बहुत ज्यादा कवर कर पाएंगे। हम जानते हैं हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है और पॉसिबल ही नहीं होता है कि अगर हम 15 दिन 30 दिन 2 महीने किसी एक सब्जेक्ट को दे तो हम अपना सिलेबस साल भर में भी खत्म कर पाए। बट अगर हम थोड़ा स्मार्टली पढ़ेंगे और थोड़े अच्छी बुक्स रेफर करेंगे या नोट्स फॉर्म में रेफर करेंगे, तो हमारी ये जो जर्नी है वो और ज्यादा एक्साइटिंग और मीनिंगफुल हो जाएगी, और साथ में हम अपने सक्सेस के दरवाजे के और करीब पहुंच जाएंगे। तो मेरी ये जो बुक है आपने देखा होगा, ये एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री की है। बेसिकली जो लिखी है पूनम दलाल ने डायर। इसने इन्होंने ये बुक लिखी है, ये ऑलरेडी यूपीएससी सेलेक्टेड पर्सनालिटी है। इन्होंने बहुत अच्छी ये बुक लिखी है, और इसमें बहुत ही नोट फॉर्म में, जैसे हम पढ़ते ना भाई लक्ष्मीकांत हो गई एंशिएंट, और इसी के हमने पढ़ी होगी, आपने नितिन सिंघानिया पढ़ी होगी। ये जो बुक्स है बहुत अच्छी बुक्स है, और बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट इनमें लिखा हुआ है, ताकि हमें एक प्लेस पे बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है पढ़ने के लिए। साथ ही में अलग अलग भटकना नहीं पड़ता है, और बहुत कम टाइम में चीजें हम कवर कर पाते हैं। लेकिन अगर हमें अपना सिलेबस देखा जाए, अगर मैं आपको दिखाऊं अपना सिलेबस, तो ये हमारा सिलेबस है जो बेसिकली हड़प्पा से चालू हुआ है। ये देखिए बेसिकली ये हड़प्पा से चालू हुआ है। तो हमारी जो हिस्ट्री की बुक है, इसमें ये जो एंशियंट पार्ट है, ये फिर हमारे कोई यूज का नहीं है। हमें इसे पढ़ने की नीड ही नहीं है। जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो हम क्यों ही पढ़े फालतू में। वैसे ही हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, टाइम हमेशा क्रंच होता है, तो टाइम क्रंच होने के साथ साथ हम अगर अपना जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो अगर हम कट शॉर्ट कर देंगे, तो हम इम्पोर्टेंट ज्यादा पढ़ पाएंगे, और हमारे सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये जो एंशियंट हिस्ट्री का ये जो पार्ट है, ये हमें इग्नोर कर सकते हैं आप, इसे जरूरत नहीं पड़, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में एमपीपीएससी के सिलेबस में आता ही नहीं है। साथ ही साथ अगर पी के सिलेबस में देखे जाए, तो ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि हमें ये पढ़ना पड़े। इसके साथ साथ अगर कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इस टाइम के, तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। बट अगर आप डिटेल में सिविलाइजेशन पे जाएंगे, तो वो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर में अगर आप देखेंगे, तो इस टाइम का जो आर्ट एंड कल्चर है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। बट एज अ हिस्ट्री हमें इसकी पढ़ने की कोई नीड नहीं है। तो हम यहाँ से अपने सेकंड चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कुछ चैप्टर्स बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में। तो फर्स्ट चैप्टर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो हमें ये अपने सिलेबस में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमें इसका कल्चर पढ़ना है, तो हम कल्चर की बुक के थ्रू पढ़ेंगे, तो इसकी नीड ही खत्म हो जाती है, और हमारा कुछ टाइम बच जाता है। वही टाइम अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर में लगाएंगे, तो हम और एफिशिएंटली और स्मार्टली वर्क करके हमारे चांसेस बढ़ाई देंगे तक। साथ ही इसके जो थर्ड चैप्टर आप देख पाए, जो वैदिक एज है ऋग्वेदिक, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मैंने कहा था ना, आप मेरा पिछला वीडियो देखिए हिस्ट्री का, आपको ये मिलेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से महाजनपद, जो इसका फोर्थ चैप्टर है, वो है महाजनपद ऑफ द इंडो गैग्नेटिक प्लान, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के लिए। लेकिन हम एमपी दे रहे हैं, तो थोड़ी चीजें ये भी है कि आप बार बार आप बहुत डिटेल में नहीं आए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जरूर उसमें हाईलाइट कर लीजिए, ताकि कम से कम आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी हिस्ट्री है उसका कहाँ से शुरू हुई। क्योंकि पहले अभी स्टेट्स तो हमारे अभी बने ना, बट पहले जो थे पहले स्टेट्स तो थे नहीं, पहले किंगडम्स हुआ करते थे। तो कौन सा महाजनपद का जो एरिया, उसमें हमारे 3 किंगडम्स आते हैं, एमपी के भी। तो आप ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो 3 है वो हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। साथ ही साथ जो दूसरे है उसका जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कि कौन से 12 महाजनपद से, साथ ही जो एमपी वाले हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो ये हमें पढ़ना देगा ही। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म तो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन आप अगर यूपीएससी है, एसपीएससी, आप एसएससी, ये सब चीजें पढ़े, उसमें भी हिंदू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते, आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ उसके बाद जो मौर्यन एम्पायर है, जो मौर्य एम्पायर है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मौर्य आप जानते हैं, मौर्य में ही हमारे आ जाते हैं अशोका, बिंदुसार। ये लोग जब आ जाते हैं, तो इनने हमारे इंडिया की हिस्ट्री को ही पलट दिया था, बहुत लंबे एरियाज पे राज किया था, बहुत बड़ी डायनेस्टीज थी। तो इन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए। इवन ये काफी साउथ तक भी गए थे, अपना एरिया बढ़ाना, इनका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा था। इवन इंडिया से लेके वो अफगानिस्तान तक इनका एरिया मार्क करके आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें मौर्य पढ़ना। उसके बाद ये दूसरे हैं, जो इसका 7th चैप्टर है, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक एक बार आप देख लीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट हिराकी तो पता होगी कि उसके बाद कौन सा किंगडम आया, किसने क्या किया। ये नहीं कहूंगी छोड़ दीजिए, छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है, बट आप कम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो आपको वैदिक, हड़प्पन और बुद्धिज्म को देने, आपको इसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। तो अर्ली मिडिवल्स आ जाता है, जहाँ थोड़े से रीजनल एम्पायर्स हैं, तो वो थोड़ा सा पढ़ लीजिए।
जरूरी है इंडिया के बारे में जानना, और कहाँ कौन सा किंगडम, कहाँ उनकी विशेषता है, एटलीस्ट हम इम्पोर्टेंस तो जान ही ले, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान ले कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाया है, क्योंकि ये इवन हमारे इसमें नहीं, हमारे ऐसे में भी हेल्प करता है। साथ में जब हम इवन एमपी की हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हो तो भी एक क्वेश्चन जब आता है, तो हम अगर उनका रेफरेंस देते हैं तो हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं उसके हमें मार्क्स जरूर मिलते हैं एग्जाम में, और साथ में हम ज्यादा मार्क्स फैच कर पाएंगे, हमारे आंसर्स की क्वालिटी और ज्यादा अच्छी हो जाती है। उसके बाद बेसिकली जो है फिर हमारे उसके बाद थोड़ा सा छोटे छोटे जो हमारे किंगडम्स आए थे बीच में वो आ जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में। साथ ही साथ जैसे चहमन से चौहान, जो हम पृथ्वीराज चौहान सुनते हैं वो हो गए, चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड, परमारस ऑफ मालवा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने कहा ना ये इवन हमारे एमपी के लिए नहीं, इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट, तो फिर सोच लीजिए एमपी के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हमारे पूछते फिर कुछ रिलीजियस मूवमेंट थे, तो हमारी सोसाइटी को जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कौन से रिलीजियस मूवमेंट चले थे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। और फिर आता है मेडिवल इसमें टाइम। मेडिवल में क्या है, दिल्ली सल्तनत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी स्टार्टिंग की मेडिवल और मुस्लिम इन्वेजन की हमारे इंडिया में, या अरब इन्वेजन की। तो हमारी जो हिस्ट्री थी वो बदल रही थी, हमारा जो देश है वो बदल रहा था। अभी जो हमेशा जो रूल था, जो सनातन धर्म कहते हैं, जो हिंदुइज्म कहते हैं, उसके बाद हट के अब एक नया रिलीजन या इस्लाम रिलीजन हमारे इंडिया में आ रहा था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें तो नहीं हुई है, लेकिन जो बेस रखा गया है हमारी जो प्रेजेंट, उसका प्रेजेंट जो हमारी चल रही जो मिनिस्ट्रीज होती है, तो कुछ चीजें उस टाइम भी रखी गई थी, तो ये उसके लिए बहुत जरूरी है। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं पढ़िए, बट पढ़ना जरूरी है। आप अगर 4 रीडिंग लगा रहे हैं तो आप इनकी सिर्फ 2 रीडिंग लगाइए, बट लगाना जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ ही प्रोविंशियल ऑफ मिडिवल इंडिया, तो इसमें जो हमारे एरियाज है, आप इसका ये नहीं कहूंगी कि आप सब पढ़िए, इसमें सिर्फ जो एरियाज है, जैसे जो इसमें मालवा है, मेवाड़ है, जो इंडिया एमपी से टच होता है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन विजयनगर एम्पायर और महामनी किंगडम जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसे ध्यान से पढ़िए। साथ ही जो मालवा और मेवाड़ का थोड़ा सा जो है, जिसमें इंडिया सॉरी जिसमें एमपी लिंक हो रहा है, आप वो पढ़िए, वो इंपॉर्टेंट। फिर मुगल्स तो हम सब जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुगल्स थे, मुगल्स ने भी एक तरह से वो एक, जैसे हमने जब पढ़ा दिल्ली सल्तनत, अलग अलग उसमें सुल्तान आए, अलग अलग डायनेस्टीज आई, बट जब मुगल थे तो वो एक ही राज, एक ही फैमिली के थे, वो हेरिडिटी था, वो पढ़ना भी जरूरी। मुगल्स ने बहुत, जब हमारा दिल्ली सल्तनत था और जब मुगल्स आए, इन दोनों के टाइम में बहुत अंतर था, इनकी जो वर्किंग थी उसमें बहुत अंतर था। और हम अकबर तो बहुत फेमस है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पार्ट में भी बहुत ज्यादा था, तो आप वो सब देखेंगे तो ये सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर भी होती जाएंगी। और ये आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत हेल्प करेगा। आपको उनकी क्वालिटीज नहीं पता चलेंगी कि वो आर्ट एंड कल्चर में क्या क्वालिटीज थी, बट एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा किसने क्या बनवाया, कब बनवाया, कैसे बनवाया, क्यों बनवाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको कल्चर तो इसके साथ लिंक करके ही आगे चलना है। आप अकेले हिस्ट्री में सिर्फ हिस्ट्री नहीं समझ सकते, थोड़ा बहुत कल्चर का पार्ट, थोड़ा नहीं मीन्स पूरा कल्चर का पार्ट भी इसमें इंक्लूड करना, क्योंकि कल्चर जो हमारे एग्जामिनर्स है, जो हमारे आजकल पेपर सेट कर रहे हैं, जो हमारे पीएससी है, वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कल्चर पे। साथ ही भक्ति मूवमेंट तो हमें पता होना चाहिए, ये कमिंग ऑफ यूरोप, तो यहाँ से क्या होता है हमारी जो चालू हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री हम जानते हैं तीनों हिस्ट्री अगर देखी जाए, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री का तो कोई भी पार्ट नहीं छोड़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ही हमारे जो करंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसकी देन है। वो जब आए तो कैसे उनकी वर्किंग थी, जो हमारे उसी की छाप है जो आज हम हमारे देश में देखते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन है कि हम अपनी नीड के हिसाब से उन सब चीजों को हमने चेंज कर लिया है, बट हमारी शुरुआत वहीं से हुई थी। तो मॉडर्न हिस्ट्री को तो आप किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते। इवन उसके टॉपिक भी कुछ ऐसे हैं जो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी आप छोड़ दीजिए, कुछ भी मॉडर्न हिस्ट्री में अनइम्पोर्टेंट नहीं है। और जो अनइम्पोर्टेंट है वो जनरली बुक्स में दिया ही नहीं जाता है। अभी जो हमारी बुक्स हैं, और मैं वो बताऊँ, जैसे स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, और इससे अच्छी बुक आपको मॉडर्न हिस्ट्री की नहीं मिलेगी। बहुत ही नोट्स जैसे फॉर्म में इसे लिखा गया है। ये मैं जानती हूँ छोटी सी बुक है, बट थोड़ी सी है, लेकिन वो आप इजिली पढ़ सकते हैं, इजिली कवर कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगेगा इसे कवर करने में, बहुत ही अच्छे पॉइंटर्स में दिए हैं। इवन पीछे ब्रीफ हिस्ट्री भी दी गई है, ताकि आप इसे पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसे रिवाइज भी कर सके। तो वहाँ जो पॉइंटर्स है वो दिए गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक ये आप पढ़ लेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको कहीं और भटकना ही नहीं पड़ेगा, आप एक ही बुक में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। और अभी स्पेक्ट्रम ने एक बहुत अच्छी चीज और चलाई है कि जैसे ही हमारे जो चेंजेस होते हैं एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन के, उसके हिसाब से वो ये बुक्स को भी अपडेट कर देता है। तो हमें हर चीज जो हमारा एग्जामिनर हमसे चाहता है वो इस बुक में मिल जाएगा।
तो मैं तो रिकमेंड करूंगी आपको, अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो आप इससे पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। और आपको, हम मैंने कहा ना कम बुक्स पढ़िए, हमें 10 बुक नहीं पढ़नी है, एक बुक पढ़िए लेकिन 10 बार पढ़िए। और आप अगर इसी बुक को आपने 10 बार पढ़ लिया तो आप तो खुद ही माफ हो जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, कि बहुत अच्छी है। आपको बारीक से बारीकियां जो होती है हिस्ट्री में वो सब भी इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर जो थर्ड आता है, हम सिलेबस की बात कर लेते हैं हमारे। ये तो था बुक्स की बात है। राइट, मैंने आपको बताया नहीं, अगर आपको एमपी की हिस्ट्री पढ़नी है तो ये मेरी बुक्स है जिससे मैं पढ़ती हूँ। मध्य प्रदेश की है ये, टीएमएच पब्लिकेशन की है, मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन की, और ये अभी आई है, ये बहुत अच्छी बुक्स है। जनरली क्या होता है, जो हमारे एमपीपीएससी में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उन्हें बुक्स नहीं मिलती हैं, हिंदी के लिए तो बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, बट जब इंग्लिश मीडियम की बात आती है तो अच्छी बुक नहीं मिलती है। तो आप ये वाली बुक परचेज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है और आपको काफी डिटेल में ये बताएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, इसका जो कंटेंट है आप खुद देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है ये। जैसे एट ए ग्लैंस मध्य प्रदेश में ये पूरा फैक्चुअल चीजें हैं, फिर पॉलिटी बताई है उसे, हिस्ट्री भी उन्होंने बहुत अच्छे से डिवाइड करी है पॉइंटर्स के हिसाब से, साथ ही में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए ताकि आप अपनी फिल्म की तैयारी कर सकें। और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छी बुक है। फिर ज्योग्राफी इकोनॉमी से बहुत अच्छे से ये बुक्स एक्सप्लेन की गई है। आप चाहें जो इंग्लिश मीडियम के हैं जिन्हें बुक्स नहीं मिल रही, तो आप ये वाली बुक रेफर कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है ये। अब अपने सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मेरा सिलेबस है उसमें जो हिस्ट्री के बेसिकली 5 चैप्टर्स हैं, सॉरी यूनिट्स हैं। तो मैंने आपको बताया इंडियन हिस्ट्री, तो ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल, मैंने कहा आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, मैंने उसमें बताया है कि हमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कल्चर ये सब पढ़ना बहुत जरूरी होता है किसी भी डायनेस्टी का, किसी भी टाइम का। तो अगर हम उसके प्रॉपर नोट बनाते हैं तो वो हमारा वन टाइम हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री हिस्ट्री में कोई चेंज तो होता नहीं है। आपने एक बार नोट बना लिए तो आपके प्रिपरेशन में 2 4 6 साल, इवन आप उन्हें अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी उन्हें भी दे सकते हैं बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हिस्ट्री चेंज नहीं होती, तो आप काफी अच्छे से नोट्स, अब मैं आगे आपको बताऊंगी आपको नोट्स कैसे बनाना है, ताकि आप बहुत ही क्वालिटेटिव नोट्स बना सकें। और अपने जो हम कहते हैं ना एग्जाम में फर्रे, तो बेसिकली ये वही फर्रे होते हैं कि जब हम एग्जाम से पहले इतनी मोटी मोटी छोटे छोटे बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, हम वो फर्रे रिकमेंड करते हैं, तो वो कम टाइम में हमारा रिवाइज भी करती है। और हम उसमें, आप जानते हैं कि हम नोट्स किस चीज के बनाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है हम वो इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे तो चांसेस हमारे सक्सेस के और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका सेकंड यूनिट है, बेसिकली पूरा मुगल उसका है, कि मुगल आ गया, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल सोसाइटी सोसाइटी में, इंडियन इकोनॉमी में। तो ये जो चीजें हैं ये हम तभी पढ़ पाएंगे जब हम हिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे। तो भले ही इसमें ऐसा लिखा हो कि पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल, बट हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी इन सब पॉइंटर्स को बाहर लाने के लिए। अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं तो हमें ये समझ में नहीं आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिर सॉरी, अगर फिर हम यूनिट 3 की सॉरी, अगर हम यूनिट 3 की बात करते हैं, तो रिएक्शंस क्या थे इंडियन के ब्रिटिश कॉलोनियल रूल पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने ये सब पढ़ा है, बाकी है जो स्पेक्ट्रम में आपने आपने अगर इससे पहले हिस्ट्री पढ़ी, हम बचपन से ही हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपको वो थोड़ी बहुत भी याद हो, आपने एनसीईआरटीज पढ़ी हो, तो ये सब चीज आपको समझ में आएगी कि ये जो है हमारा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल तो बहुत पहले से ही चालू हो गया था, बट जो मूवमेंट्स उन्हें चालू हुए थे उन्हें आने में, एग्जिस्टेंस में आने में काफी टाइम लग गया था। अदरवाइज जो कॉलोनियल रूल था वो तो 1700 में, 17 मतलब बैटल ऑफ प्लासी के आसपास से ही चालू हो गया था अपनी इंडिया में जड़ें जमाना। बट जो हमारे रिवॉल्ट थे वो थोड़े टाइम बाद आए थे। साथ ही साथ इसमें ये है फॉर्मेशन ऑफ एमपी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ये सब जो चीजें हैं ये इसमें तो आती है, साथ में हमारी पॉलिटी में भी आती है, गवर्नेंस में आती है। तो हम उसमें ये चीज पढ़ लेते हैं कि हमारा स्टेट कैसे बना। और मैंने आपको क्या कहा था, स्टेट बना वो तो एक पॉलिटी का सब्जेक्ट है, बट जो हमारा प्रेजेंट फॉर्म है हम तो उसके बारे में बात करेंगे कर, लेकिन जो मध्य प्रदेश है, जो इसकी डायनेस्टीज है वो कैसे आई वो जानना भी जरूरी है। तो ये सब करने से पहले हमें पहले वो पढ़ना पड़ेगा ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। तो एक चीज आप देख रहे हैं, ये सब एक चेन है, आप जब तक पहले वाला नहीं जानेंगे आप बाद वाले को अच्छे से नहीं समझ सकते। अच्छा, यूनिट 4 जो है, मैंने आपको बताया एमपी पढ़ना जरूरी है। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो मैंने अपना स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन किया है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट मध्य प्रदेश में कौन कौन से है, एंड इंडियन कल्चर हेरिटेज मैंने आपको कहना था। अभी जो पीएससी से इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो हमें इंडिया के बारे में तो जानना है, इन्हें इवन मेंशन भी किया है विथ स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश। मीन्स हमें भले ही जो हड़प्पन है वहां से हमारी स्टोरी को पढ़ना है, बट क्या होता है वहां से तो हम जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो कल्चर था, जैसे हमारी भीम बेटका है, आदमगढ़ है, ये उससे भी पहले के टाइम पे थे, तो वो चीजें भी जानना, क्योंकि वो हमारे कल्चर में आती हैं।
वो हमारे आएगी कि कैसे पेंटिंग्स आई है, जो भी आप बीमेड के बारे में जानते होंगे। जब हमारी क्लास होगी इस की तो हम डिटेल में बताएंगे उन सब चीजों के बारे में, बट मैं एक्सप्लेन करूँ कि वो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मगर इम्पोर्टेंट है कि वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर होती है डायनेस्टीज ऑफ एमपी। डायनेस्टीज तो मैंने बताया कि हम जब एरिया पढ़ेंगे हमारे एमपी में जो रीजन है, तो उसमें कई डायनेस्टीज कौन सी आई, किसके बाद जैसे गोंडवाना हुई, बुंदेली हुई, बघेली, होलकर, सिंधिया, ये सब मैंने आपको बताया था। साथ ही अगर हम इसे ज्योग्राफिकल रेफरेंस से पढ़ेंगे तो ये हमारी एमपी के एमपी के जो हम ज्योग्राफिकल सॉरी जो एमपी का हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो हमें एमपी की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया की तो पढ़नी है मैंने कहा था, लेकिन प्रोविंशियल हिस्ट्री में हमें एमपी की बहुत ही अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। तो ये पार्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके क्वेश्चन भी आते हैं। अब हाउ टू मेक क्विक रिवीजन नोट्स, मतलब हम नोट्स कैसे बनाए, तो कुछ पॉइंटर्स है, लेकिन मैं इनसे पहले कुछ आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे नोट्स होते हैं वो बनाने से पहले मैं ये सजेस्ट करूंगी कि हम ये सोचते हैं यार कि नोट बनाएंगे, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम नोट बनाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट तो नोट्स में चला गया, तो हम बाकी चीजें कैसे पढ़ेंगे। दिन भर में हमने एक ही टॉपिक करा और अब तो नोट्स बन गए तो हमारा टाइम कम पड़ गया। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि हम वो चीज सोच के हम नोट्स नहीं बनाते हैं, वो कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं हमने हाईलाइट कर लिया खत्म हो गया। बट जब एग्जाम से पहले हमें रिवाइज करना होता है तो हम वो इतनी मोटी बुक्स नहीं उठा सकते, हम क्या करते हैं फर्रे ढूंढते हैं, तो ये नोट्स मेकिंग वही कर रहे हैं। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाने हैं, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहली चीज तो कभी भी जब आप नोट्स बना रहे हो उसमें कभी भी सेंटेंसेस मत लिखिए, सिर्फ कीवर्ड्स लिखिए। जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पन है, और जो उनकी दूसरी साइड है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, तो आप एक पॉइंटर डालिए। फिर नीचे लिखिए ये हड़प्पा है, और हड़प्पा में क्या, जैसे ये आपने लिखा हड़प्पा है, हड़प्पा के बाद एक एक पॉइंटर, एक वर्ड, तो ऐसा आपको जब समझ में आ जाएगा कि हड़प्पा की इंपॉर्टेंस क्या है, हड़प्पा में क्या क्या मिलता है, तो एक वर्ड से काफी होते हैं, और यही हमारे फर्रे होते हैं बेसिकली, कि हम इंपॉर्टेंट चीजें बस उसमें लिखें। और एक और इम्पोर्टेंट बात, फर्रे मतलब सॉरी, जब हम नोट्स बनाते हैं तो कभी भी उन्हें हाईलाइट मत करें, क्योंकि अगर आपने नोट बना के उसमें भी हाईलाइट किया है कुछ इम्पोर्टेंट, तो भी वो नोट्स ही बेकार हो जाते हैं, क्योंकि हम नोट्स किस चीज का बनाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। तो नोट्स में हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप हमेशा नोट्स बहुत ध्यान में रख के बनाया करिए कि आप उसमें जो लिख रहे हैं वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे सब सिलेबस है बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है। तो हैंड रिटन नोट जो होते हैं हमारे प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ कर देते हैं। मान लीजिए मैं हिस्ट्री पढ़ी, मुझे 1 महीना लग गया पूरी हिस्ट्री को पढ़ने में, बट मैंने अपने नोट्स बना लिए पूरी हिस्ट्री। अगर मैंने अपने नोट्स बना लिए हैं हिस्ट्री के, तो ये सोचिए कि जब मैं उसे रिवाइज करूंगी अपनी हिस्ट्री, वो नोट्स में कम मुश्किल से 10 दिन में खत्म कर दूंगी। मीन्स मेरा टाइम क्या हो गया, 1/3 कम हो गया जो मुझे पूरी हिस्ट्री पढ़ने में लगा था। तो ये बहुत टाइम सेविंग होता है, हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम हर बार 1 महीना एक सब्जेक्ट को पढ़ने में लगा। उसके बाद टाइमलाइन, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली टाइमलाइन पे ही चलता है। तो हमारी जो टाइमलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत कंफ्यूजिंग भी होती है। तो हम जब भी नोट बनाए तो टाइमलाइन बहुत ही अच्छे से बनाए, ताकि हम अगर टाइमलाइन के हिसाब से बनाएंगे तो हमारी इजी जगह बनेगा, कंफ्यूज हो गया तो पूरी हिस्ट्री, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ही टाइमलाइन के बेस पे चलती है। फिर डुप्लीकेट मत करिए, सेम सेंटेंस को बार बार मत लिखिए, कि क्या होता है हमने आगे लिखा है नीचे फिर वही कहीं ना कहीं से घूम फिर के हम फिर से वही लिखते हैं। इवन ये गलती हम अपने एग्जाम में भी करते हैं, जब हम मेन से कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई पॉइंट लिखा है, वही पॉइंट हमने नीचे दूसरी लैंग्वेज में सेम मीनिंग का पॉइंट लिख दिया। तो कोशिश करिए कि डुप्लीकेशन ना हो, क्योंकि ये नोट्स मेकिंग ही बेस होता है हमारे आंसर राइटिंग का, वो कैसे वो मैं आपको ही बताऊंगी। बट अभी ये उसके बाद, तो इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ना बनाने से। आप नहीं बनाएंगे तो आप हर बार 1 महीने देने से बेटर है आप नोट बनाएंगे, तो जो जो 2 रीडिंग आपकी 1 से 1.5 महीने में लग रही है, या आपकी जो हम कहते हैं बेसिकली 4 रीडिंग करनी चाहिए जिसमें आपको ऑलमोस्ट 2 महीना लग जाएगा, वहीं अगर आप ये करेंगे तो 15 से 20 दिन में आप अपने नोट्स का रिवीजन दूसरे बार कर सकते हैं। साथ ही क्यों बनाए हम नोट, पहले जैसे मैंने आपको क्या कहा था, नोट्स तो बनाए लेकिन क्यों बनाने हैं ये जानना भी जरूरी है। ये हमारी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करता है, इससे हमारी राइटिंग प्रैक्टिस होती है, इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। फिर ये हमारा क्या होता है, हम जब दिमाग में कभी भी, कि मैं भी एक एस्पिरेंट रही हूँ, मुझे पता है क्या इश्यूज आते हैं जब हम राइटिंग प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। तो हम आधा आंसर लिख लेते हैं, उसका हमें समझ में आता है अरे यार ये पॉइंट तो रह ही गया है, एंड अगर हम इसे लगेंगे तो ये यहाँ नहीं, ये ऊपर आना चाहिए था ये। तो ये जो जब हम नोट्स बनाते हैं ना, तो हम अपने जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देते हैं।
तो वो ये जब चीजें हमारे हैबिट में आ जाती हैं, तो जब हम मेंस में आंसर लिखते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। साथ ही हमें एक्सप्रेशन का मतलब हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारे दिमाग में कंटेंट है, हमने पढ़ा तो सब है, बट हमारे जो कंटेंट है उसे हमें पेपर पे कैसे उतारना, अगर हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें आता है। सेम है, अगर हम नोट बनाएंगे तो हमारी राइटिंग डेवलप हो जाएगी, और अगर हमारी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी और हम उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे अपने आप ही आंसर बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर नोट्स क्यों बनाएंगे? ताकि हम उस टॉपिक का बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकें। मतलब मैंने बताया ना आपको, 1 महीना लगा, नेक्स्ट टाइम मान लो 25 दिन लगेंगे, लेकिन 25 दिन तो लगे ना। लेकिन वही चीज अगर हम अपने नोट से पढ़ेंगे तो मुश्किल से 10 दिन लगेंगे हमारे, 15 दिन, और उस 15 दिन में हम उसकी थर्ड फोर्थ रीडिंग भी कर सकते हैं। तो आप ये देखिए टाइम कितना बढ़ जाता है, इसलिए बच जाता है हमारा। इसलिए बेटर रिवीजन यही है कि आप नोट्स बनाएं और अपने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करें। साथ ही हम नोट्स बनाते हैं, हम जानते हैं, हमको हमारे बचपन से, मैं छोटी थी, मेरे पेरेंट्स तो हमेशा बोलते थे मुझसे कि लिख लिख के याद करो, लिख लिख के। उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर हम लिख के याद करते तो हमारा रिटेंशन, हमारे दिमाग में हमारा रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो बस यही रीजन है कि आप यहाँ भी नोट बनाएंगे तो आपका रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि माँ बाप कभी गलत नहीं करे, तो बचपन में माँ बाप हमेशा कहते बेटा लिख लिख के पढ़ो, तो वही यहाँ भी आ गया कि आप जितना लिखेंगे, जितना लिख लिख के अपने नोट्स बनाएंगे, उतना ही आपका रिटेंशन पावर भी इंक्रीज। साथ ही अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो मैंने बता दी क्यों बनाना है, क्या होता है, अभी कैसे बनाना है। तो देखिए, अगर आपने मेरी कल वाली क्लास सुनी होगी तो मैंने उसमें थोड़ा सा अलग स्ट्रेटेजी बताई थी, क्योंकि वो पॉलिटी के नोट थे। बट जो आज हम नोट्स बना रहे हैं वो है बेसिकली हिस्ट्री के, और हिस्ट्री में कुछ चेंज नहीं होता। मैंने पॉलिटी में कहा था हमेशा यहाँ मार्जिन छोड़नी चाहिए। अगर आप चाहें तो हिस्ट्री में बहुत मार्जिन ना छोड़ के थोड़ी सी छोड़ दे, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ चेंज होना नहीं है। एक बार जो आपने नोट बना ली वो आपके लाइफ टाइम होगी, जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, और आप अगर टीचर है तो ये तो आपके लिए हमेशा के लिए होगी, जब तक आप वो चीज को पढ़ाएंगे। तो पहली चीज तो इसमें ये है कि आप यहाँ मार्जिन नहीं भी छोड़ते तो हमारा काम चल जाएगा, बट थोड़ी सी छोड़ दीजिए, कुछ और एड ऑन करना, कोई पॉइंट इनमें रह गया है तो एड ऑन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। साथ ही अब जैसे मैंने बताया आपको कोई डायनेस्टी है, हम उसके नोट्स बनाए तो हम क्या करते हैं, डायनेस्टी का नाम, किसने बनाया, क्या क्या अच्छे काम हुए, और बेसिकली कौन सा राजा सबसे पावरफुल था, उसने क्या चेंजेस लाया हमारी पॉलिटी में, या जो भी चीजें होती है किसी भी डायनेस्टी में रूल करने के लिए, वो सब चीजें अगर आप पॉइंटर्स में लिखेंगे तो इजी हो जाएगा पढ़ना, देना पैराग्राफ। और साथ ही साथ जब आपको शॉर्ट में पढ़ना होगा, मान लो आपका मॉक ही है, मैं नहीं कह रही कि मेन एग्जाम है, आप यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पे या एमपीपीएससी के सेंटर पे खड़े, आपको मॉक एग्जाम है, आप एमपीपीएससी या मेंस का मॉक एग्जाम देने गए हैं, तो आपके पास 1 घंटे का टाइम है। अब आपको पता है कि आज आपका टेस्ट काय का है, आप गए हैं, अगर आप बुक उठाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप रिवाइज कर सके, लेकिन आपने जो नोट बनाया अगर आप वो एक बार पलटा लेंगे तो वो चीज जो बुक में आपके लिए पॉसिबल नहीं था कि जो 6 घंटे में भी ना खत्म हो, आप वो चीज बहुत ही कम टाइम में 15-20 मिनट में एक बार देख भी लेंगे कि आप ही के हैंड रिटन है आपको, और जैसे जैसे आप देखेंगे आपको वो चीजें याद आती जाएंगी, तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना भी इजी होता है। इसलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और नेशनल मूवमेंट्स का मैंने इसलिए लिया क्योंकि बेसिकली जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात की थी मैंने यहाँ पे, तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हिस्ट्री का। तो मैंने कहा था उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा है, उसमें मूवमेंट्स हुए हैं, उसमें एक्ट्स आए हैं, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स भी आए हैं, उसमें सत्याग्रह हुए हैं, बहुत सी चीजें हुई हैं। तो मैं बताऊंगी आप कैसे नोट बनाए। ऊपर पहली चीज तो आपको अगर रीजनल मूवमेंट है तो आप रीजनल डाल दीजिए, नेशनल मूवमेंट है तो नेशनल डाल दीजिए, पर्टिकुलरली एरिया का है तो आप वो डाल दीजिए। फिर आप ऐसी एक लिस्ट बना लीजिए कुछ पेजेस में कि नेशनल मूवमेंट, 2-4 पन्ने, 6 पन्ने, 8 पन्ने छोड़ के दूसरे वाले। तो पहली चीज तो ये समझ में जाएगा कि कौन सा रीजनल है, कौन सा नेशनल है, और कौन सा सिर्फ एक छोटे से कस्बे तक लिमिटेड है, तो हमने बना ली। फिर पहला पॉइंट होगा कौन सा मूवमेंट है, वो आपने जैसे लिख लिया कि कौन सा मूवमेंट है, अब उसके बारे में कब हुआ, पहली चीज। फिर किस एरिया में हुआ, क्योंकि नेशनल मूवमेंट है लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत तो हुई होगी ना, और कहीं ना कहीं से शुरुआत नहीं भी हुई, सॉरी सॉरी गाइस, ये ऑफ था यहाँ, प्लीज प्रिंट हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो एरिया ऑफ रिवॉल्ट क्या था, कहाँ हुआ था, फिर वो कैसे कैसे आगे बढ़ा, तो हमने एरिया ऑफ रिवॉल्ट लिख दिया। उस पर हमने हाइफन बना के, मतलब ऐसा हमने हाइफन बनाया, अगर वो कहीं और फैला उसके बाद तो उसका नाम लिख दिया, उसके बाद अगर वो वहां से कहीं और फैला तो उसका नाम लिख दिया। तो इससे क्या होगा, एक पूरे हमारे एक तरह से फ्लो चार्ट भी बन जाएगा, साथ ही साथ हमें याद करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और इवन हम एरिया भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ चल रहा है। फिर अब मूवमेंट हुआ तो कोई ना कोई रीजन तो होगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई इतने लोग क्यों सड़कों पे उतरे हैं, क्यों गवर्नमेंट का अपोज कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। फिर नेचर क्या था, वायलेंट है नॉन वायलेंट है, क्यों है, सत्याग्रह है या फिर मार्च है, वो सब चीजें नेचर।
फिर उसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कौन कौन सी है, मीन्स कुछ में तो कुछ है लेकिन कुछ में बहुत ज्यादा का इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हमें पता होनी चाहिए, साथ में इनिशिएट किसने किया वो मूवमेंट वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें जब हम पढ़ते तो हमें लगता है अरे याद हो जाएगा, हम याद कर लेंगे, बट जब हम लिटरली बता रही हूँ मैं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, पेपर में चीजें बिल्कुल उड़ जाती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है, आपको पता है ये है, बट उसके आगे का आपको एक वर्ड याद नहीं आता। आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, आप मल्टीपल टाइम्स याद रखेंगे। तो एक पता है इसमें एक चीज और होती है, हम जब हमारे नोट्स बनाते हैं ना, तो मेरा मेरे साथ तो पर्सनली ये होता है कि हमें अपने पेजेस याद होते हैं कि हमने कहाँ लिखा है, हमने क्या लिखा है। भले ही हम बुक्स के पेज भूले लेकिन हम अपने नोट्स के पेज नहीं भूलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है नोट्स बनाने का, और अगर आप ऐसे बनाएंगे और सीक्वेंस अगर आपको याद है तो कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता है, अगर आपने प्रॉपरली अपने आंसर को एक्सप्लेन करा है। जो फाइनल आता है वो होता है कॉन्सिक्वेंसेस, हो तो गया है, अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, उससे क्या चेंजेस आए, वो सब जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे कुछ पॉइंटर्स हैं जिन्हें हम अच्छे से पढ़ लें तो हम किसी भी चीज को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, हमारे नोट्स अच्छे होंगे, हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम से पहले जो हम कहते हैं फर रहे हैं, बेसिकली हमारे फर रहे हैं जो हमें हेल्प करेंगे कि हम सक्सेस को और जल्द से जल्द पा सके और अपनी सक्सेस की टुवर्ड और अग्रसर हो सके। थैंक यू गाइस, ये तो मेरा सेशन था, लेकिन मैं फिर से आपको एमपीपीएससी एंड व्यापक के सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा फिर से डिटेल में बताना चाहूंगी कि एमपीपीएससी जो है, सॉरी व्यापम के जो एग्जाम्स है, हमारा जो अन अकेडमी है उसमें जो सब्सक्रिप्शन है वो उसके बहुत ही नॉमिनल अमाउंट या बहुत ही रीजनेबल अमाउंट पे देता है। अगर आप मेरा कोड लगाएंगे वैशाली VAISHALI कैपिटल लेटर में, तो जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जिसका कॉस्ट 7,000 रुपए वो मात्र आपको 6,300 रुपए में मिल जाएगा। वहीं आप अगर 24 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसका कॉस्ट है 8,400 रुपए, लेकिन आप अगर मेरा ये कोड लगाएंगे वैशाली VAISHALI तो वही चीज आपको मिलेगी मात्र 7,560 रुपए में। इसमें एक और चीज बता दी जो शायद मैंने पहले आपको नहीं बताई थी, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन और अगर आप 1 महीने के सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं तो इसका अमाउंट है 1260 रुपए। वहीं आप अगर 12 महीने पे जाते, सॉरी हाँ 12 महीने पे जाते हैं तो 6,300 रुपए। तो जितने कितना डिफरेंस है आपने ये देखा, 1 महीने की कॉस्ट है 1260 रुपए, लेकिन अगर आप साल भर का लेते हैं तो मात्र महीने की कॉस्ट आती है 525 रुपए। साथ ही यही चीज अगर आप 24 महीने के लेते हैं, मीन्स फॉर 24 मंथ, तो आप अगर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलाएंगे तो उसका अमाउंट जाता है 7,560 रुपए। मीन्स आपको 13 महीने के रेट में आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है जो कि 2 साल होता है। और एमपी जैसे एग्जाम में इतने 2 साल मिनिमम, मतलब मिनिमम तो नहीं कहूंगी, किसी किसी का जल्दी भी हो जाता है, बट इतना टाइम लगता है 1 से 1.5 साल, क्योंकि 1 साल तो हमारे प्रोसेस में लगता है, कम से कम 6-8 महीने पहले से हम पढ़ते हैं। तो इतना टाइम तो हमें लगता है कि हम एग्जाम की तैयारी करें। तो सबसे किफायती पैक जो होता है हमें सब्सक्रिप्शन का वो है 24 महीने का। साथ ही साथ उसमें आप देखा ना, इसमें आपको 12 मंथ में 525 रुपए पड़ रहे हैं, जो कि 1 महीने के अमाउंट है 1260 रुपए। वहीं अगर आप 24 महीने के लेंगे तो मान 315 रुपए आपको महीने का लगता है। और हमारे अनअकैडमी नई चीज और लाया है जो कि नो कॉस्ट EMI, जो 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल है। आप अगर जब प्रोसीड टू पे करते हैं तो वहाँ ये ऑप्शन आता है, आप देख लीजिए बहुत अच्छे से। आप अगर इसकी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप unacademy.com के प्लेटफॉर्म पे जाके, इसकी वेबसाइट पे जाके आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ओके गाइस, आज के सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, अब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका कोड मैंने आपको बताया है वैशाली VAISHALI। तो प्लीज इस क्लास को शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अन अकेडमी लेट्स टेक एमपी एग्जाम के चैनल को। साथ साथ हिट करिए लाइक बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नए नए जो अपकमिंग वीडियोस है उनकी भी लेटेस्ट अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।